लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से मोबाइल ऐप पर और मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का नमस्कार। रचनाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करती हुई आप हैं वर्षा कौशल बांदा से। मैं वर्षा कौशल बांदा से। प्रस्तुत है कविता कोरोना पे। कैसो आगो जो है करोनो, कैसो आगो जो है करोनो, कितनन के रुक गए हैं देखो, कितनन के रुक गए हैं देखो, ब्याह और है गौनो, कैसो आगो जो है करोनो। कितनों बार हाथ धोत है, कितनों बार हाथ धोत है, धोत कोनो कोनो, कैसो आगो जो है करोनो, कैसो आगो जो है करोनो। भारतीय संस्कृति है ऊंची, भारतीय संस्कृति है ऊंची, होगो पश्चिम बोनो, कैसो आगो जो है करोनो। शाक पात है खाबोनी को, शाक पात है खाबोनी को, नैतर पर है रोनो, कैसो आगो जो है करोनो। क्रोनोमस कई आहे हम पे, क्रोनोमस कई आहे हम पे, जोम बंद करो ना, कैसो आगो जो है करोनो। घरवारिया घरवारे हो, घरवारिया घरवारे हो, घर से तुम निकरो ना, कैसो आगो जो है करोनो, कैसो आगो जो है करोनो। पूजा पाठ जयंती घर में, पूजा पाठ जयंती घर में, दिवाले पाँव धरो ना, दिवाले पाँव धरो ना, कैसो आगो जो है करोनो, कैसो आगो जो है करोनो। वर्षा चाहो जो नीको रहे वो, वर्षा चाहो जो नीको रहे वो, कोनो हाथ गहोना, कोनो हाथ गहोना, कैसो आगो जो है करोनो। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थी साहित्य जगत से जुड़ी हुई वर्षा कौशल बांदा से। हमने बात की आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र में आने वाले बांदा क्षेत्र में जयराम सिंह जी जो खनन एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े हैं, साथ ही साथ इस समय समाज सेवा में भी लगे हैं। इनसे हमने बात की, आइए सुने। जी नमस्कार, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। मैं जयराम सिंह बांदा से बोल रहा हूँ। जी जी जी
जयराम जी, हमने सुना है कि आप खनन व्यवसायी भी हैं, खनन क्षेत्र से भी जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, इसके अलावा आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं। जी तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप जिस काम से जुड़े हैं, जी इस पर अभी 2 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय है, तो कितना असर पड़ा है आपके इन कामों पर? जी। अगर खनन व्यवसाय की बात करूं मैं, तो खनन जी व्यवसाय पूर्णतः ठप था। जी किंतु विगत दिनों से प्रशासन द्वारा कुछ छूट प्रदान की गई है। जी इसके तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जी कार्यरत जितने कर्मी हैं उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्क आदि की व्यवस्था की जा रही है। जी ट्रकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ड्राइवरों को मास्क और सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं। जी और ट्रांसपोर्ट का जो कार्य था वो कभी बंद नहीं हुआ, वो लगातार चालू था। क्योंकि हमारा पीडीएस का काम है, जी तो और 3 गुना गति से हम लोग काम करना पड़ा। जैसे बिल्कुल मेडिकल में डॉक्टर्स और पुलिस में पुलिसकर्मी हमारे साथी थे, जी उसी तरह हम लोगों को पीडीएस का काम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम है, तो उनका केंद्र से डिस्ट्रिक्ट एफसीआई गोदामों से ब्लॉक तक भिजवाने की हमारी जिम्मेदारी थी। इसको हम लोग पूर्णतः सरकार गाइडलाइन से के आधार पर हम लोगों ने काम किया। बिल्कुल। इन 2 महीनों में ट्रांसपोर्ट का काम तो और बड़ा है, तो आपके यहाँ जो ड्राइवर लगे होंगे वो लोग बकायदा मास्क और सैनिटाइजर इन सभी बातों का तो ध्यान रखते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूर्णतः प्रपालन करवा रहे हैं उनका, जी अनुपालन करवा रहे हैं उनको। मतलब हम तो ड्राइवरों को तो जैसे कहते हैं कि एक मास्क उसके एक सैनिटाइजर सीसी रखिए, जैसे खत्म हो जाए, खत्म होने से पहले एक दूसरी ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि वो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं तो उनको एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी जाना है जहाँ कोरोना बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ऐसे क्षेत्रों से भी निकलना पड़ता है। जी, लेकिन हमारा जो काम है तो हमारे मतलब दूसरे प्रदेश में हम लोग नहीं जाती, हमारी गाड़ियां हमारी यहीं रहती हैं। अच्छा बांदा से फतेहपुर, रावरी, लखनऊ, बछरावा यहीं तक। जी और जी पीडीएस के काम में बांदा, चित्रकूट अपने मंडल में ही रहती हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन 5 प्रदेश को मद्देनजर रखते हुए जी जितने भी हमारे कार्यालय कर्मी हैं या जी जो हमारे आगंतुक हैं, उनको पूरा जो सरकार गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग जी और उनके मतलब जो जो सुविधाएं उनको दी जा रही है उनसे काम कराया जा रहा है। जी जी जी। अच्छा, हमने सुना है कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हैं, तो किस तरह की समाज सेवा करते हैं आप? क्योंकि समाज सेवा से हम जुड़े हैं, समाज सेवा में जैसे हमारा शुरू से ही बचपन से हम लोग जब हाई स्कूल में थे सन 1988 में जी एक प्रेरणा कल्चरल सोसाइटी का हम लोगों ने गठन किया था। एक हमारे मित्र हैं, इस समय आरटीओ हैं अलीगढ़, अच्छा वो अच्छा हमारे मतलब आदर्श थे। तो हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे पुरस्कार देना, लोगों को प्रोत्साहित करना, मंच प्रदान करना। जी तो इंटर के बाद हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। जी तो जहाँ वहाँ कुंभ, अर्ध कुंभ होता है, वहाँ पर कम्बल वितरित करवाना, लोगों गरीबों को कपड़े वितरित करवाना। वहाँ पर हम लोग अबुल कलाम आजाद जनसेवा संस्थान बनाए, जी प्रयाग गौरव बनाया। तो हर क्षेत्र से, विविध क्षेत्रों से हम लोगों ने प्रयाग गौरव के तहत हम लोग पुरस्कार दिया। हमारे प्रोग्राम में गवर्नर तक आए जी और जी गवर्नर के माध्यम से लोग प्रोग्राम कराते रहे और हर क्षेत्र के रुचियों को हम जी लोग पुरस्कृत करते रहे। जी 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 जी। तो ये भावना आपके लगभग 10वीं क्लास से ही आपके जहन में आ गई जी कि जी, ये ये समाज सेवा करनी है? बचपन से ही रहा। जब हम लोग कक्षा 1-2 में पढ़ते थे जी तो हमारे किताब उताब नहीं होती थी, हम लोग दे देते थे जी हर तरह का। और यहाँ कन्या विवाह इस समय कई साल से हमारे यहाँ सामूहिक विवाह चल रहा है, उसमें हम लोग हर साल खूब बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं और अच्छा तन मन धन से सहयोग करते हैं। जी तथा जी एक अभी लड़की का तो मैंने पूर्णतः विवाह किया, निषाद समाज की लड़की थी, पूरी शादी की उसकी A to Z, जी। दान दहेज से लेकर कपड़ा लत्ता पूरा भोजन व्यवस्था की व्यवस्था किया। देखिए, हमारे समाज के जो संपन्न लोग हैं, आप जैसे लोग अगर वो लोग आगे आएंगे तभी तो इस समाज का कल्याण हो पाएगा। गरीब नहीं, तबके का खासकर। करना चाहिए। अपने कमाई का कम से कम 10% नैतिक जिम्मेदारी सभी लोगों को समाज पर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जयराम जी, चूंकि अभी जो 2 महीने का लॉकडाउन का समय रहा, कोरोना का समय रहा, तो जी। ऐसे समय में आपके द्वारा क्या समाज सेवा की गई? हमारे द्वारा समाज जिनके पास भोजन नहीं था उनको भोजन दिया गया, सैनिटाइजर बंटवाए गए, मास्क बंटवाए गए, जी कपड़े दिए गए। और साथ ही हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया इस समय, जी बायोडायवर्सिटी का, जी जैव विविधता का। क्योंकि इस समय हमारी जो ये स्थितियां बन रही हैं तो जैव विविधता कारण है। जी एक हमारा एक नाला पड़ता है जिसको उषा नाला कहते हैं, सैमरी है, एक कुर्सेजा धाम है हमारे यहाँ बड़ा, अच्छा वहां से लेकर जौहरपुर तक, यमुना जी के बेसिन तक, जी वहां तक हम लोगों ने 27 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। तो अच्छा। वहां पर चेक डैम देखे, नाले की गहराई देखी, पानी रुकने की व्यवस्था देखी। तो हमारा ये इरादा है कि उसी दोनों पट्टियों पर बांस के पेड़ लगाए जाए, घास लगाई जाए और उसको मतलब स्वयं के प्रयास, सामूहिक प्रयासों से, गांव वालों से मिलजुल कर बगैर सरकारी अनुदान किया जाए। तभी सत्ता उसमें हम लोगों का काम चल रहा है। जी जी जी। हम लोग कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट कराए, कई बार चश्मा लोगों को फ्री बंटवाए, काफी दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, इस समय आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है लॉकडाउन की? चूंकि अब तो लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे,
तो छूट भी दी जा रही है सरकार द्वारा क्रमशः। जी जी। तो आपके यहाँ भी इस तरह की छूट दी गई है प्रशासन द्वारा? हाँ जी, छूट दी गई हमारे यहाँ प्रशासन द्वारा। जी और बहुत लोग अवेयर हैं, जो नहीं है तो हम लोग अवेयर करा रहे हैं उनको, वह ऐसे नहीं करिए, ऐसे करिए, जो जी सरकार जी गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलिए। जी जी। चूंकि आप समाज से सीधे जुड़े हैं, जो ऐसा जो समय रहता था मई जून खासकर, तो ये शादियों का समय रहता था, तो शादियां हो रही हैं आपके क्षेत्र में, तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ जानकारी आप बताना चाहें? एक तो काफी शादियां, मुझे लगता है 80% शादियां कैंसिल हो गई हैं, 20% बिल्कुल बिल्कुल। शादियां हैं हम्म। बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही हो रही है। जी जी जी। अगर किसी क्षेत्रवासी को, जहां आप समाज सेवा से जुड़े हैं बांदा क्षेत्र में, किसी जी को जरूरत है आपसे किसी जी तरह की सहायता की, जो आपने बातें बताई हैं, जी तो जी। कोई मोबाइल नंबर आप देना चाहें हाँ जिससे वो जी, सीधे हमारा मोबाइल संपर्क कर नंबर है, सकें? मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, जी 98 39 510 360 360। मैं नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, जी 9839 510 360। जी जी जी। जिस किसी को भी सहायता की जरूरत है, इस नंबर पर सीधे हाँ संपर्क कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। मैं मेरे द्वारा ऐसा संभव मदद की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जयराम जी, अंत में रेडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ साथ अभी सभी श्रोताओं से ये आग्रह करूंगा कि संकट की इस घड़ी में डटकर मुकाबला करते हुए अति आवश्यक कार्य हेतु ही बाहर निकलें जी और घर पर रहकर ही अपने काम करें। और एक और दूंगा, जैसे सरकार ने अपना काम कर दिया, जैसे सरकार ट्रेनिंग देके फौजी को अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर में भेज देती है, अब उसको निर्णय लेना होता है कि हम बिल्कुल कैसे अपनी सुरक्षा करें और अपने देश की सुरक्षा करें। इसी तरह हम सब नागरिकों की जरूरत है, और उनसे हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा करें, साथ ही अपने समाज और अपने साथियों की सुरक्षा करें। बिल्कुल। सरकार ने देखिए इतने माध्यमों से जानकारी सभी तक पहुंचाई है, एक तरह से ट्रेनिंग दे दी है। अब सुरक्षा करना अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जयराम जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपको जी धन्यवाद। जी। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे, ये थे जयराम सिंह जी बांदा से।
ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थिति हमने जानने के लिए हमने फ़ोन किया है महोबा जिला में आने वाले ग्राम मिर्तला। यहाँ के हमारे एक रेडियो श्रोता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। नाम है इनका चंद्रभूषण राजपूत। आइए सुने इनको। जी नमस्कार, मैं रविंद्र प्रजापति आकाशवाणी छतरपुर से बोल रहा था। मैं चंद्रभूषण राजपूत, जनपद महोबा, ग्राम मिर्तला, ब्लॉक कवरई से हूँ। क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और हमारे रेडियो के श्रोता भी हैं, आपका जो गांव है वो है ग्राम मिर्तला, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव में लॉकडाउन की इस समय क्या स्थिति है, लोग पालन कितना कर रहे हैं लॉकडाउन का? तो लोग गांव में पूरा का पूरा पालन कर रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू लगेगा, फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इसका पालन करना अति आवश्यक होगा। जी। तो पूर्ण रूप से गांव लॉकडाउन का पालन कर रही है। जो जनता है वो पूरा का पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जैसे कि वो महोबा नहीं जाते हैं, अपने घरों में समय व्यतीत करते हैं। आज जैसे कि टीवी में कई सीरियल आ रहे हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, तो यह सुनकर वो अपना समय पास करते हैं। जी। कहीं किसी के यहाँ आना जाना नहीं रहता उनका, और मुंह में अपना मास्क लगा के रहते हैं। निकलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं और दूरी 5 फीट की 1 मीटर की अपनी बनाए रखते हैं। जी जी। और आपके जो गांव के ग्राम प्रधान होंगे उनके द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं ग्रामवासियों को? ग्राम प्रधान द्वारा ये भी निर्देश सब ग्रामवासियों को दे दिया जाता है कि कोई किसी से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे के घर नहीं जाना है, और इससे बीमारियां फैलती हैं। ये इस तरह की बीमारी आई है कि जो टचिंग से होती है। ये उन्होंने कहा है कि वायरसी बीमारी नहीं है, लेकिन टचिंग से होती है। जी। तो लोगों ने इस तरह की बीमारियां सुन के, अब जैसे कि रोजाना टीवी में यही आता है कि ये टचिंग से होता है, मिलना नहीं है, दूरी बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, और यही ग्राम प्रधान कहता है कि इस तरह का जो सरकार से निर्देश आता है। अब जैसे कि हम मोबाइल किसी को लगाते हैं तो सबसे पहले यही एक निर्देश आ जाता है कि दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धुलें। जी जी जी। इसका अनुपालन करते हैं। जी जी जी। हमारे ग्रामीण कृषकों की जो फसलें हैं वो बाकायदा मंडी में तो जा रही हैं। जी। मंडियों में जा रही हैं और बाकायदा बिक भी रही हैं। सरकार ने कुछ ऐसा समय निर्धारित कर दिया है कि आप 10 बजे से 4 बजे तक अपना बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दुकानदारी भी उन्होंने एक निश्चित तय समय कर रखा है कि आप 10 बजे से 4 बजे तक अपनी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। जी 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 जी। इतना ये सरकार ने कर दिया है तो लोग अपना खरीद फरोख्त कर लेते हैं, दुकान में जाके अपना सब सामान ले लेते हैं। जी। तो मोदी जी का भी पूर्ण आदेश का अनुपालन हो रहा है। लॉकडाउन का पूरा उनका अनुपालन हुआ आज हमारे इंडिया में। बिल्कुल, हम ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करेंगे तो जरूर एक दिन हम इस जंग को जीत पाएंगे। आप चूंकि एडवोकेट भी हैं तो हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है या महामारी को छिपाता है तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान किया गया है क्या कानून में? हाँ जी, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाता है जी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा एक उसमें है जो 202 है जी। तो इसके अंतर्गत उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर जैसे कि वह जानबूझकर कोई तथ्य को छिपाता है तो उसमें ये प्रावधान है, तो उसके अंतर्गत उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। और एक और भी है, जैसे कि सरकारी कार्य में बाधा डालना। अब सरकार ने कहा है कि जैसे कि आप मास्क पहन के निकलें, किसी दुकान में जाएं तो मास्क पहन के जाएं। अगर मास्क पहन के नहीं जाते हैं और अगर कोई पुलिसकर्मी देख भी लेता है या कोई प्रशासन का कोई इस तरह का व्यक्ति देख लेता है कि मास्क नहीं पहने हैं, तो या तो वो दुकान का चालान कर सकते हैं या उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो इसमें 2 धाराएं हैं, 332, एक है 353। तो 353 के अंतर्गत उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो एक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी अगर लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो? हाँ, अगर लॉकडाउन का पालन ठीक तरह से नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जी। क्योंकि अगर कोई इस तरह की स्थिति आ जाती है तब। वैसे ज्यादातर जनता, वो चाहे गांव में हो, चाहे यहाँ हमारे लोकल एरिया में हो या नगरीय क्षेत्र में हो, ज्यादातर कर रही है, अनुपालन कर रही है सरकार की सब बातों का, जो लिखित उन्होंने या जो टीवी में
या ओरल इस तरह से कह रहे हैं। सरकारी तौर से ये एसडीएम वगैरह हैं, ये कोतवाल वगैरह हैं, तो ये सब इसका अनुपालन करवा रहे हैं पूर्ण रूप से। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके गांव में जांच के लिए आती है टीम स्वास्थ्य विभाग की? हाँ, हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग से, अब ये जनपद हेडक्वार्टर से जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, तो यहाँ से टीम आती है जी। और लोगों को वो बराबर इसकी हिदायत देती है कि भाई इसका अनुपालन करें, नहीं तो ये बीमारी बढ़ सकती है। जी जी जी। तो नर्स भी आती हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं और कभी कभी सीएमओ भी आ जाती हैं। जी। एक दिन तो टीम आई थी तो मास्क भी बांटे हैं गांव के व्यक्तियों को। अच्छा अच्छा। तो मास्क दिए गए हैं और मास्क लोग बराबर पहन के निकल भी रहे हैं। क्योंकि ये समय जो रहता था वो शादी विवाह का रहता था, तो आपके गांव में भी शादी विवाह हुए होंगे या हो रहे होंगे? हाँ, इसमें काफी दिक्कत आ रही है। अब चूंकि ये ब्याह शादी का समय चल रहा है, तो ये तो एक सोशल प्रोग्राम है, लेकिन अब इसमें परमिशन के लिए कहते हैं कि सरकार के लिए परमिशन के लिए डालो, एसडीएम के पास परमिशन के लिए डालो। तो परमिशन के लिए डालते हैं तो वो 10-11 आदमी का परमिशन दे रहे हैं आजकल कि 10-11 आदमी से अपना शादी विवाह कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। जी। अधिक का परमिशन नहीं देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 आदमी का शादी के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो इतने में लोग बाग अपना कर लेते हैं व्यवहार। तो गांव में इसी तरह से जो शासन निर्देश देते हैं कि 8-10 लोग ही इकट्ठे होने हैं, तो इतने ही लोग इकट्ठे होते हैं या फिर भीड़ जमा हो जाती है? इससे 10 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। गांव के कोई इस तरह के लोग बुलाए नहीं जाते हैं। बस ये वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें लड़का लड़की हो गए हैं, 2 तो यही हो जाते हैं और उनके पेरेंट्स वगैरह हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस घर तरह परिवार के ही लोग लोगों मिल के रहते हैं। हाँ, और किसी मंदिर में जाके अपना जयमाला डाल लेते हैं। जी जी जी। चंद्रभूषण जी, आप हमारे रेडियो के श्रोता भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप आकाशवाणी छतरपुर को कब से सुन रहे हैं? ये तो मैं सब बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। अच्छा। आकाशवाणी छतरपुर का जो कार्यक्रम आता है तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं लगभग कितना तो 75 के दशक से सुन रहा हूँ। बहुत पुराने श्रोता हैं आप तो। चंद्रभूषण जी, हम आपके रेडियो सेट पर एक गाना आपके पसंद का सुनवाना चाहेंगे आज। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? देखो, जिंदगी निरंतर चलती रहे, तो किशोर कुमार ने एक गीत गाया है जी। अब वो पिक्चर तो मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन सी है जी। कांटों पर चल के मिलेंगे साये भारी, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और अगर चलता है तो उसकी जिंदगी चलती चली जाती है। जी जी। यह इम्तिहान फिल्म का गाना है और सुनवाते हैं आपके फरमाइश का ये गीत।
अभी आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे चंद्रभूषण राजपूत, रेडियो श्रोता और एडवोकेट, ग्राम मिर्तला, जिला महोबा से। इसी के साथ कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। रविंद्र प्रजापति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नोवेल कोरोना वायरस पर विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए, मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ज पर। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।